हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये क्लास 12th क्लास के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर जो होता है, इसके दो काम होते हैं। हम इसी को लेकर समझेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या होता है, कैसे होता है, और इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी हम लोग कर देखेंगे। पहले इसका कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल जो होगा बिना थ्योरी का नहीं होगा। और एक वार्निंग भी साथ में दे रहे हैं कि इसको आप घर पर मत करिएगा, थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसके हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है कि जब एक परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं जिसके रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, और बीच में एक इसके जो है वर्टिकल रेजिस्टेंस है R5 है। जिस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है उसके ये वर्टिकल में है। इसमें हमने गैल्वेनोमीटर को भी लगाया हुआ है ताकि हम करंट को भी माप सकें, और इसके अलावा इसके डायरेक्शन को भी देख लें कि धारा किधर से किधर जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है या ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें जो डायगोनल में है R1 और R4, इसका गुणांक और R2 और R3 का गुणांक यदि बराबर हो, R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 बराबर होगा किसके, R2 R3 के, R2 इंटू R3 के। अगर डायगोनल के रेजिस्टेंस जो होंगे, प्रतिरोध, इनका गुणांक यदि बराबर होता है तो बीच वाला जो परिपथ होगा इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर बीच में धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें हम लिखेंगे कि I बराबर मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यह स्पेशल कंडीशन है कि इस धार का इधर का प्रतिरोध इधर वाले प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तार जुड़ा रहेगा फिर भी लाइन नहीं जाएगा। तो इस चीज को हम लोग पहले इसमें देखते हैं कि क्या सच में ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है या नहीं। तो इसके लिए हमने देखिए क्या सेटअप किया है। पहले सेटअप को समझ लीजिए, और आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सावधानी से करिएगा, इसमें बिजली झटका मार सकती है आपको। धारा का है तो थोड़ा ध्यान से रखना है। देखिए इसमें है क्या कि हमने ये 4 प्रतिरोध, R1 इसका नाम हो गया क्या, R1 इसका नाम हो गया R3, इसका नाम क्या हो गया, R2 हो गया, इसका नाम हो गया R4। ठीक है, हमारा मेन लाइन जो है ये एक मेन लाइन है इधर से, और एक मेन लाइन हमारा है इधर से, ये वाला लाइन जो है, और बीच यह जो लाइन तार है ये बीच वाला है, इसका मान है ये R5 है। तो हम क्या किए हैं कि ये पांचों एक ही जैसा प्रतिरोध लिए हैं, इसका और इसका गुणांक यानी R1 गुणे R4 बराबर हो जाएगा R2 गुणे R3। अगर ऐसा होता है तो बीच वाले में से धारा का प्रवाह नहीं होगा। कहने का मतलब अगर बीच में धारा का प्रवाह नहीं होगा, आप देख लीजिए जितने भी हैं सभी तार जुड़े हुए हैं। देखिए ये भी तार जुड़े हुए हैं। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट सही होगा, इसका मतलब कि बीच में से धारा का प्रवाह नहीं होगा। कहने का मतलब बीच का बल्ब नहीं जलेगा, केवल ये किनारे वाला बल्ब ही क्या होगा, जलेगा। तो आइए इसको करके देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हमारे पास एक ये सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया। इस दोनों सिरा को हम जोड़ के देखते हैं तार से। देखिए तो यहाँ पर क्योंकि ये सेम रेजिस्टेंस वाले प्रतिरोध हैं, इसके कारण से R1, R2, R3 और R4 ये चारों में धारा का क्योंकि प्रवाह हो रहा है तो चारों बल्ब जल रहा है। लेकिन R5 से कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है इसीलिए यह बल्ब नहीं जला। देखिए तार जबकि जुड़ा हुआ है फिर भी इसमें धारा का प्रवाह नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध को हटाते हैं, तो ये सीरीज और कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए R4 को ही हम हटाते हैं, ये गर्म हो गया है। अभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में है जिसके कारण से बीच में से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसीलिए यह बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन कई लोग इसमें भी दिमाग लगा देंगे, कहेंगे ना सर बीच वाला बल्ब है, फ्यूज है। तो आपको अभी वो दिखा देते हैं कि बीच में से धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए इस डायग्राम में समझिए कि ये धारा का प्रवाह इस कंडीशन में हो रहा है। तो हम इधर वाले एक R2 प्रतिरोध को यदि हटा दें और एक R3 प्रतिरोध को हटा दें तो कनेक्शन धारा का प्रवाह ऐसे कट जाएगा। तब अब धारा का जो प्रवाह होगा कैसे होगा, अब धारा का प्रवाह इससे होकर इस तार से ऐसे होकर जाएगा। तो अगर ये बल्ब से होकर धारा का प्रवाह होगा तो ये बल्ब जलेगा। इसके लिए हमको प्रतिरोध एक R2 को हटाना पड़ रहा है और एक R3 को। तो ये हमारा प्रतिरोध R3 है, R2 बल्ब है और वो R3 है।
दोनों को हटा रहे हैं। बल्ब थोड़ा गर्म है तो सावधानी भी उतना ही जरूरी होता है जितना पढ़ाई जरूरी होता है, ऐसा ना हो। देखिए अभी हम R2 को हटा दिए हैं, तो एक प्रतिरोध को हटाने की वजह से क्या हुआ है कि ये हट गया है तो सारा का सारा धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसीलिए यह बल्ब तेज जल रहा है। ठीक है, और एक प्रतिरोध को और हम हटा देते हैं यहाँ से। हमको इस वाले R3 को हमको हटाना है। देखिए जैसे ही हमने R3 और R2 दोनों को हटाया तो धारा का प्रवाह R1 में गया है, ये R1 प्रतिरोध में, उसके बाद आया है R5 में और R4 में। तो इसलिए ये तीनों बल्ब क्या होने लगा, जलने लगा, और तीनों से होकर धारा के प्रवाह हो रही है, इसीलिए तीनों बल्ब एक ही समान में जल रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब लगाया और एक बल्ब यहाँ पर लगाया, तो ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण कर लिया। और क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण कर लिया तो बीच में से अब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यह बल्ब क्या हो गया है, बुझ गया है। ठीक है, बल्ब को हम चेंज नहीं किए हैं, बल्ब वहीं पर है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को प्रैक्टिकल के द्वारा समझा रहे हैं। जब वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो इस मेहनत का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किस कंसेप्ट पर आपको वीडियो समझना है, कोई अगर कंसेप्ट आपको आपके टॉपिक से नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को भी आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझा दिया जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज एक कंडीशन होगी जिसमें क्या रहेगा कि देखिए अभी सभी जलने लगे, तो एक कंडीशन होता है जिसमें अगर इस डायगोनल का प्रतिरोध इस डायगोनल के प्रतिरोध के यदि बराबर होगा तो बीच के परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी प्रकार का बल्ब या कोई उपकरण होगा भी तो उसका हमको प्रतिरोध निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और उपयोग होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लेते हैं कि हमको यह इस परिपथ में धारा का प्रवाह कब नहीं होगा, जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तब। तो अगर हमारे पास इसमें से 4 में से कोई 3 का प्रतिरोध हमको पता रहे और 1 का प्रतिरोध अगर नहीं पता होगा तो हम इस डेरिवेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो भागा में, तो R1 बराबर हम लिख सकते हैं R2 इंटू R3 और बटे में R4। तो हमको अगर किसी एक का, जैसे मान लेते हैं इसी का अगर प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, R1 का ही प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, तो किसी का भी प्रतिरोध अगर ज्ञात करना रहेगा तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो होता है मेन यूज होता है कि किसी भी अननोन प्रतिरोध को अगर ज्ञात करना होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम अननोन प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखेंगे कभी भी अगर सवाल में किसी आता है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज, तो क्योंकि बीच में से धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इस प्रतिरोध को आप हटा देंगे, क्योंकि इस प्रतिरोध में अब धारा है ही नहीं है तो इसको मिटा दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इससे आप, तो अब क्या हुआ, अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल था, एक ऊपर में प्रतिरोध हो गया, ये दोनों मिलाकर एक श्रेणी क्रम का निर्माण किया, उसी तरह से ये दोनों मिलाकर एक श्रेणी क्रम हो गया। तो एक श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ऊपर में लगेगा तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R3, और नीचे में लगेगा तो R2 प्लस R4 हो जाएगा। और फिर ये दोनों आपस में किस क्रम में है, समानांतर क्रम में। तो इसको क्या करेंगे, समानांतर क्रम में सॉल्व करके हम आंसर को ला देंगे। समानांतर क्रम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1 बटे में हो जाएगा, 1 बटे में ये वाला वैल्यू है प्लस ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो बीच वाले प्रतिरोध को हटा के हम सॉल्व करेंगे। सवाल को याद रखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को कि जब भी अगर समान प्रतिरोध रहेगा R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3 तो बीच में से धारा का प्रवाह नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और भी रोचक वीडियो के लिए। अगर कोई टॉपिक का वीडियो अगर या कोई भी टॉपिक आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक को वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली कर इजी कंसेप्ट से समझाने का कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसमें जो भी मेहनत लग रहा है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले।